हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 3 हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग। पार्ट 1 है हमारा। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। ठीक है, ओके। तो यूनिट 3 है हमारा डायनेमिक ऑफ मशीन का बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, जरूरत क्या पड़ी इसकी। ठीक है, ये सब देखेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एक और यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, डेट इज बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। ठीक है। द हाई स्पीड ऑफ इंजन एंड अदर मशीन्स is a common phenomenon nowadays. It is therefore very essential that all the rotating and reciprocating parts should be completely balanced as far as possible. इसका मतलब ये हुआ कि आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे आप इंजन देखे होंगे, बहुत सारे आप ऐसे मशीन्स देखे होंगे जो कि रोटेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है विथ बैलेंस कंडीशन में। ठीक है, बैलेंस रहता है, रोटेशन भी होता है, उनके बीच में रेसिप्रोकेटिंग भी होते हैं, बहुत सारे पार्ट एक दूसरे के पे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो आप देखोगे वो बैलेंस रहते हैं। जब तक वो बैलेंस है तभी तक वो सेफ है, तभी तक आपका मशीन काम कर रहा है। जैसे वो अनबैलेंस हुए तो क्या होगा, आपका मशीन फेल हो जाएगा, आपका इंजन फेल हो जाएगा। ठीक है, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। बहुत डेंजरस होता है ये सब चीज़। ठीक है, तो जो भी हम लोग मशीन, जो भी मोशन करने वाला मशीन या इंजन हम भी ऐसा बनाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उसका हर एक पार्ट, यहाँ पे जो रोटरी पार्ट हो, तो जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट हो, वो बैलेंस कंडीशन में हो। किसी भी हाल में वो अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है। इफ द पार्ट्स आर नॉट प्रॉपरली बैलेंस्ड द डायनेमिक फोर्स सेटअप। ठीक है, अगर आपका पार्ट जो अगर बैलेंस नहीं है तो बहुत बड़ा डायनेमिक फोर्स कंडक्ट होता है, जिसके कारण आपको मशीन फेल हो सकता है, एक्सीडेंट बढ़ सकते हैं, ये सब। ठीक है। नाउ दिस फोर्स not only increase the load on the bearing and stresses in the various member but also produce unpleasant and even dangerous vibration. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बना के रखा है, ये अपना इंजन का है। ठीक है, इंजन का फिगर मैं आपको बना के रखा हूँ यहाँ पे। तो ये वी इंजन का है, ये सिंगल, और ये इनलाइन इंजन का। ठीक है, तो आप देखे होगे जो आपका ये क्रैंक है। तो आप गौर से जब क्रैंक देखोगे, क्रैंक में आप देखोगे कि यहाँ कुछ वेट लगा होता है। क्रैंक जब देखोगे कि कुछ मतलब यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होता है क्रैंक का, और यहाँ पे कम होता है। ये जो थिकनेस हमने एक्स्ट्रा लगाया, ये जो आपका रोटेट हो रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ एक्स्ट्रा थिकनेस यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे अगर क्रैंक हमारा एक नॉर्मल फाइल का होता और ये हमारा कंबशन होने के कारण अप डाउन होता, तो इसके कारण क्या होता कि अनबैलेंस फोर्स यहाँ क्रिएट होता। ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ता, मशीन आपका टूटने का चांस बढ़ा। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक हमने अपोजिट डायरेक्शन में एक हमने फोर्स कंडक्ट किया, जिससे हमारा ये बैलेंस हो गया। सेम टू सेम वी इंजन के लिए, भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। इनलाइन इंजन के लिए भी ये सब इंजन को पार्ट्स को बैलेंस करने के लिए हम एक अपोजिट, इक्वल और अपोजिट फोर्स कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जो उसको बैलेंस कर सके। तो अब ये बैलेंसिंग में हम चार टाइप का एक्चुअली बैलेंसिंग पढ़ने जा रहे हैं। एक तो हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हम लोग रोटेटिंग मास को बैलेंस कैसे करें। अगर कोई बॉडी आपका रोटेट हो रहा है एक पर्टिकुलर शाफ्ट पे, आप जब एक पॉइंट पे, तो उसको कैसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। तो क्या लिखा है बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास में, एक्चुअली हम लोग कर क्या आ रहे हैं, देखिए। ये एक्सिस हमने बनाया, ये एक्सिस बनाया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये हमारा, ठीक है, आर वन रेडियस पे, R1 डिस्टेंस पे हमारा मास M1 है। अब ये पॉइंट, ओ पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, ओ पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओ पॉइंट ओमेगा फ्रॉम पॉइंट ओ से ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, अगर ये रोटेट हो रहा है तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होने के कारण हो सकता है आपका ये जो अनबैलेंस क्रिएट करे, अनबैलेंस फोर्स क्रिएट करे, वाइब्रेशन क्रिएट करे। तो वाइब्रेशन के कारण आपका ये जो रेडियस हमने लगाया है, यहाँ साफ्ट हो सकता है, स्टिंग हो सकता है, वो टूटने का चांस बढ़ जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट, हम इक्वल एंड अपोजिट बैलेंसिंग फोर्स एक्ट करते हैं, लगाते हैं, ताकि वो बैलेंस रहे। सिमिलरली सिंगल मास के लिए ऐसे ही ओ पॉइंट से अगर खूब सारे मास अगर रोटेट हो रहे हो, तो उनको बैलेंस करने के लिए हम एक रिजल्टेंट मास यूज करते हैं, जो इन सारों का सम होता है। ठीक है, रिजल्टिंग बैलेंसिंग फोर्स
हम एक्ट लगाते हैं ताकि वो बैलेंस रहे। तो क्या लिखा है बैलेंसिंग रोटेटिंग मास में, ये हम देखते हैं, ठीक है। Whenever a certain mass is attached to a rotating shaft, it exerted some centrifugal force whose effect is to bend the shaft and produce vibration in it। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आप शाफ्ट में, आपका शाफ्ट में अगर कोई रोटेटिंग एलिमेंट या रोटेटिंग कोई मास लगा हुआ है, जब वो रोटेट होता है तब उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है। ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू दिस इफेक्ट, शाफ्ट में बेंडिंग आता है, बेंडिंग प्रोड्यूस होता है, ऑल्सो वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अनदर मास इज अटैच्ड टू द अपोजिट साइड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द फर्स्ट मासेस। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उसमें वाइब्रेशन और आपका शाफ्ट बेंड होने का चांस बनता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अनदर मास, एक दूसरा मास जो कि इक्वल हो, चाहे उसको वो डिपेंड करता है आपका कैसा हो, तो इक्वल एंड अपोजिट मास हम यूज करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर सके, ठीक है। नाउ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द सेकेंड मास इन ऑर्डर टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द फर्स्ट मास इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। तो क्या होता है हमारा एक्चुअल में बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास? वो प्रोसेस जो प्रोवाइड करता है सेकेंड, मतलब कैसे मैं बताऊं, वो हम मीन्स वो प्रोसेस जो कि पहले मास के डेंजरस इफेक्ट को कम करने के लिए जो हम सेकेंड बैलेंसिंग मास यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम एक मास लिए फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। ये मास जब रोटेट हो रहा है इस शाफ्ट के एक्सिस पे, तब इसके कारण यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, शाफ्ट में बेंडिंग हो रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन जो बाहर की ओर लगता हो, ठीक है। जो बाहर की ओर फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc, विच इज इक्वल टू mv²/r, ये होता है, ठीक है। तो बाहर की ओर फोर्स, तो इसके कारण हमारे शाफ्ट में क्या होता है, बेंडिंग कंडीशन बनता है, उसमें वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण ये टूट सकता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में हम एक और बैलेंसिंग फोर्स या बैलेंसिंग मास हम लगाते हैं, ताकि वो पहले वाले मास को बैलेंस कर सके। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास में अब आपके अगला जो हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, प्लेन आते हैं। कभी क्या होता है कि आपका एक ही प्लेन में होता है आपका मेन मास और बैलेंसिंग मास भी, कभी कभी होता है आपका जो मेन मास है वो दूसरे प्लेन में है और बैलेंस करने के लिए आप दूसरा प्लेन यूज़ कर रहे हो, ऐसे। या फिर नंबर ऑफ सिंगल है, नंबर ऑफ आपका बहुत सारे ऐसे मासेस हो जो सिंगल प्लेन में हो, तो उनको बैलेंस करने के लिए उसी प्लेन में हम अलग मास लगा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे आपका अलग अलग फेस पे, अलग अलग प्लेन पे आपका बैलेंसिंग मतलब मेन मास हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप किसी अलग फेस पे आप बैलेंस कर रहे हैं। तो ऐसे 4-5 कंडीशंस बनते हैं, जिसपे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और उसका देखेंगे बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, ठीक है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर बैलेंसिंग क्या होती है, हम जो चैप्टर में आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।